नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं एक उपाध्याय और आप देख रहे हैं गुरुजी आईएएस। दोस्तों, यूपीएससी 2026 के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है पॉलिटी के एमसीक्यूज की, इसका हमारा आज सेकंड पार्ट है। इस वीडियो की शुरुआत हम जहां से हमने छोड़ा था उसी से करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि लास्ट वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। उसमें हमने पॉलिटी के इमरजेंसी सेगमेंट से 10 क्वेश्चन को कवर किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान क्या रहता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीएससी के 2016 से इंस्पायर्ड है। इसमें कहा गया है कि इसका कार्यकाल स्वतः बढ़ जाता है। ऑप्शन बी कहता है कि अधिकतम 6 महीने तक इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी कहता है कि एक एक वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है। और ऑप्शन डी कहता है कि अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, अनिश्चित काल तक तो इसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, अगला अब ऑप्शन है कि इसका कार्यकाल स्वतः बढ़ जाता है। यह भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल अपने आप नहीं बढ़ता है, इसको बढ़ाया जाता है। अब दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं कि कितने समय के लिए। एक में है 1 वर्ष की अवधि और दूसरे में है अधिकतम 6 माह। तो मैं आपको क्लियरली एक थ्योरी के बेस पर इसको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लेते हैं कि यूपी में इमरजेंसी लागू है, ठीक है, और इस इमरजेंसी के दौरान 1 वर्ष के लिए क्या किया गया, लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया। ठीक है, अब मानते हैं कि 1 वर्ष के लिए लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया, लेकिन इमरजेंसी जैसे ही इसका कार्यकाल बढ़ा, इमरजेंसी 4 महीने में ही खत्म हो गई। इमरजेंसी को 4 महीने में ही समाप्त कर दिया गया। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल जो बढ़ाया गया था उसके बचे कितने, अभी तक अधिकतम 6 माह बचे, सॉरी 8 माह बचे। कितने महीने, 8 महीने बचे, और 8 महीने तक अभी लोकसभा का कार्यकाल है। अब सवाल यह है कि क्या इन पूरे 8 महीने तक लोकसभा का कार्यकाल जारी रहेगा, जो कार्यकाल आपातकाल के दौरान बढ़ाया गया था? नहीं। अब यहां पर 2 चीजें क्लियर होती हैं। पहला तो ये कि लोकसभा के कार्यकाल को एक वर्ष करके कितने भी समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कितना करके, एक साल करके, एक वर्ष करके कितने भी साल समय के लिए लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। इस बेस पर हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, और इस सवाल का उत्तर भी ऑप्शन सी ही है। लेकिन बी गलत क्यों है? क्योंकि हमने देखा कि 6 माह 8 माह बचे हैं। ठीक है, लेकिन एक रूल और है कि जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है, लोकसभा अधिकतम 6 माह तक के लिए ही कार्य कर सकती है। उसके बाद उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, जो कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये 8 महीने काम नहीं करेगी, बल्कि 6 महीने, यानी लोकसभा के दोबारा सेशन में आने से क्या होता है, उसके अधिकतम 6 माह तक ही ये काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम एक वर्ष करके कितने भी समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1975 के आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से क्या देखा गया था। 2017 में आए हुए क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है। ठीक है, इसमें पहला है प्रेस सेंसरशिप, सेकेंड ऑप्शन है राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी, और थर्ड है न्यायपालिका का पूर्ण निलंबन, यानी सस्पेंशन ऑफ जुडिशियरी। ठीक है, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 और 2 सही, ऑप्शन बी 2 और 3 सही, ऑप्शन सी केवल 1 सही, या ऑप्शन डी 1 और 3, 1, 2 और 3 तीनों सही। ठीक है, अब सवाल यह है कि जब 1975 में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जब इमरजेंसी लगी थी, तो उस इमरजेंसी में क्या देखा गया था। ठीक है, प्रेस सेंसरशिप देखी गई थी। देखें दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि न्यायपालिका का पूर्ण निलंबन तो नहीं हुआ था। अगर आपको ऊपर के 2 क्वेश्चन भी नहीं पता है तो क्लियरली ये चीज देख लीजिए कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, क्या होता है कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। और जैसे ही हमने थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट किया, हमारे देखते हैं कि ऑप्शन कितने खराब गलत हो जाते हैं। पहला यानी कि दूसरा ऑप्शन बी बिल्कुल कट हो जाता है, क्योंकि इसमें थर्ड ऑप्शन है और थर्ड क्या है, गलत है। डी भी बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बचे कितने, ए और बी, ए और सी,
यानी 2 ऑप्शन बचे। अब इन 2 ऑप्शन में से देखना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। प्रेस सेंसरशिप बिल्कुल सही है कि प्रेस सेंसरशिप को इसमें देखा गया था। दूसरा है राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी को भी इसमें क्या किया गया था, कंसीडर किया गया था, देखा गया था। इसमें विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, ठीक है, राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी की गई थी। अब विरोध कौन करेगा, राजनीतिक पार्टी ही वाले लोगों के जिक्र आया है, राजनीतिक विरोधियां, है ना। कौन है वो लोग जो विपक्षी पार्टी से थे, विपक्षी पार्टियों के द्वारा क्या किया गया था, इस इमरजेंसी का विरोध किया गया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो इसके आधार पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि एडीएम जबलपुर मामला किससे संबंधित था। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है। दोस्तों इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, जल्दी दीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। ऑप्शन बी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ऑप्शन सी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता। अब आप मुझे ये बताइए, आपने कमेंट कर दिया होगा, ठीक है, अब बताइए कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है, देखिए जब ये केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि इमरजेंसी के दौरान जो राइट टू लाइफ है, यानी आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21 के आधार पर किसी को भी स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। ठीक है, यानी कि एडीएम जबलपुर मामला जब ये गया था केस में, तो इमरजेंसी के दौरान एक बात कही गई थी कि भाई अगर कहीं पर कोई मामला है, इमरजेंसी का कोई मामला है, आपातकालीन कोई मामला है और उसमें गिरफ्तार व्यक्ति, अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो क्या किया जाएगा कि उसमें उन लोगों के आर्टिकल 21 के तहत जो जीवन जीने के अधिकार हैं, वो अधिकार वो अदालत से नहीं मांग सकते। ठीक है, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने फैसले को बदला था और कहा था कि आर्टिकल 21 इमरजेंसी में किसी भी कंडीशन में समाप्त नहीं किया जाएगा, सस्पेंड नहीं किया जाएगा। लेकिन 1975 की इमरजेंसी के तहत ये ऐसा मामला नहीं था। आर्टिकल 21 के सभी राइट्स खत्म कर दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से। एडीएम जबलपुर मामले में ऐसा कहा गया था। तो ये सिंपल ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि आपातकाल प्रावधान संविधान के किस भाग में है, यानी कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं वो संविधान के कौन से पार्ट्स में है। ठीक है, ऑप्शन ए है भाग 17, ऑप्शन बी है भाग 18, ऑप्शन सी है भाग 19 और ऑप्शन डी है भाग 20। आप बताइए कि कौन से भाग में इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है, आपातकाल का प्रावधान किया गया है। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है ये क्वेश्चन। 2021 में इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया था। ठीक है, और इसीलिए हमने इस सवाल को यहाँ पर रखा है कि इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को ये इसका उत्तर पता होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कि 18वें भाग में क्या किया गया है, इमरजेंसी के प्रावधानों का जिक्र किया गया है संविधान में। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब हमें कौन सा देखना है, गलत कथन देखना है। नीचे 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और देखना है कि इनमें से गलत कौन सा है, यानी सही कौन सा नहीं है। 2015 से इंस्पायर्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला कथन कहता है कि वित्तीय आपातकाल अब तक लागू नहीं हुआ है। ठीक है, बी कहता है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। ऑप्शन डी है कि न्यायिक समीक्षा आपातकाल में बनी रहती है। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसमें कौन सा गलत ऑप्शन है। अब मुझे बताइए आप कौन सा गलत ऑप्शन है इसमें। देखिए, वित्तीय आपातकाल अब तक लागू नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसे हम इसका उत्तर नहीं बना सकते। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, ये भी सही है। अब इसमें देखिए, न्याय अनुच्छेद 19 हर प्रकार के आपातकाल में निलंबित हो जाता है। इससे पहले वीडियो में हम ये बात कर चुके हैं कि आर्टिकल 19
हर आपातकाल में निलंबित नहीं होता है। इससे पहले का वीडियो आप देख सकते हैं, आर्टिकल 19 को हमने बहुत सही बेहतर तरीके से हमने समझने का प्रयास किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है कि आपातकाल, हर प्रकार के आपातकाल में आर्टिकल 19 अनुच्छेद निलंबित हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है और यही इसका क्या है? उत्तर होगी। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल कहता है कि आपातकाल, क्या कहता है? आपातकाल भारतीय संविधान को संघीय के से एकात्मक बनाता है। क्या कहा गया है? कि आपातकाल भारतीय संविधान को संघीय संविधान से एकात्मक संविधान बना देता है। यह कथन क्यों सही है? ठीक है, अब देखो इमरजेंसी से ये भी हमने देखा था कि एकात्मक, है ना, एकात्मक सिस्टम बन जाता है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है भारत। ये भी हमने इससे पहले वीडियो में कवर किया है। 2023 में पूछे गए सवाल से इंस्पायर्ड है ये सवाल। ठीक है, 2023 में सवाल पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या कहे गए हैं। ऑप्शन ए कहता है कि राज्यपाल की शक्ति बढ़ जाती है। ऑप्शन बी कहता है कि संसद राज्य सूची पर कानून बनाती है। सी है कि मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं और ऑप्शन डी है कि संविधान संशोधन रुक जाते हैं। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों? देखिए, राज्यपाल की शक्ति कहां से बढ़ जाएगी आपातकाल के दौरान, आप मेरे को बताइए। बिल्कुल गलत है। मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, हो तो जाते हैं, लेकिन सभी प्रकार के मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। संविधान संशोधन रुक जाता है, कहां से रुक जाएगा बताइए? क्या संविधान संशोधन का रुक जाना एकात्मक व्यवस्था है? क्या मौलिक अधिकारों का समाप्त हो जाना ये दर्शाता है कि संविधान एकात्मक हो चुका है, यूनिटरी हो चुका है? नहीं। राज्यपाल की शक्तियों का बढ़ जाना भी इसको ये नहीं बताता कि आप एकात्मक हैं, लेकिन संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। ये चीज दर्शाती है कि हमारा संविधान संघीय से क्या बन जाता है? एकात्मक बन जाता है। क्योंकि संसद क्या कर रही है कि राज्यों के विषय पर भी कानून बना रही है, और जब राज्यों के विषय पर कानून बनाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि राज्य सरकार क्या है? निष्क्रिय है, वो किसी काम की नहीं है, वो काम नहीं कर रही है। इसीलिए क्या हो जाता है कि ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर है, जो कहता है कि संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए और अगला सवाल कहता है कि अनुच्छेद 365 का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? ठीक है, यानी आर्टिकल 365 का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? 2018 में पूछा गया ये सवाल है। ठीक है, पहला है कि वित्तीय संकट, बी है राज्य द्वारा केंद्र के निर्देशों की अवहेलना, ऑप्शन सी कहता है कि युद्ध की स्थिति में, ऑप्शन डी है चुनावी अस्थिरता में। ठीक है, इसका सही उत्तर है कि राज्यों के द्वारा केंद्र को निर्देश की अवहेलना पर ही क्या किया जाता है? आर्टिकल 365 का प्रयोग किया जाता है। ये कहा जाता है कि राज्य के द्वारा केंद्र के निर्देशों की अवहेलना की गई है, उसको अपनाया नहीं गया है। ठीक है, उसको फॉलो नहीं कर रही है राज्य सरकार। कि अगर केंद्र सरकार ने कोई कानून पारित किया है या कोई निर्देश दिया है राज्यों के लिए और कोई राज्य सरकार उस निर्देशों का पालन नहीं कर रही है, तो क्या हो जाएगा कि वो माना जाएगा कि उसकी अवहेलना की जा रही है और ये 365 के इस प्रयोग में किया जाएगा। 365 का प्रयोग यहाँ पर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं करता? यानी कि कुछ आपातकाल दिए गए हैं हमारे यहाँ पे, हमने देखा है कि 3 प्रकार के आपातकाल हैं और तीनों प्रकार के आपातकाल यहाँ पर दिए गए हैं और ये बताया गया है कि इनमें से कौन मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है। ये नहीं शब्द ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, नहीं शब्द ध्यान रखना है। 2020 में आए गए सवाल से इंस्पायर्ड है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है राज्य यानी स्टेट यानी प्रेसिडेंशियल रूल जिसको कहते हैं, राज्य आपातकाल कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जिसको कहा जाता है, और ऑप्शन बी सी है वित्तीय यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। कहा गया है कि आपातकाल यानी जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, किसी प्रकार के मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं करती है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी क्या हो जाएंगे? मौलिक अधिकार प्रभावित होंगे। राज्य यानी राष्ट्रपति शासन के दौरान भी मौलिक अधिकार प्रभावित होंगे, लेकिन वित्तीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जा सकता। ये प्रभावित नहीं होते हैं, इफेक्टिव नहीं होते हैं।
ठीक है, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन रद्द कर सकता है। 2016 में पूछा गया सवाल है। सिंपल सा सवाल है कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी किसकी घोषणा पर रद्द हो सकती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति की घोषणा पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, लोकसभा की घोषणा पर या राज्य विधानसभाओं के आधार पर या उनकी घोषणा के आधार पर इसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो यह कि हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि साधारण बहुमत से यानी सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा आपातकाल को समाप्त कर सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल और लोकसभा की घोषणा पर समाप्त या रद्द किया जा सकता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कहता है, चलिए देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि भारत में 1962 का आपातकाल किस कारण से घोषित हुआ था। ठीक है, किसकी बात हो रही है, 1962 में लगाई गई इमरजेंसी की बात हो रही है और पूछा गया है कि ये किस कारण से लगाया गया था और ये 2019 में पूछा गया सवाल है। पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 1962 में, या चीन से युद्ध हुआ था, या फिर भारत में आंतरिक विद्रोह हुआ था, या फिर कोई आर्थिक संकट भारत में आया था जिसके बेस पर 1962 की इमरजेंसी लागू की गई थी। ठीक है, इसका सही उत्तर आप मुझे बताइए कि 1962 में किसके साथ हमारा युद्ध हुआ था और उसी युद्ध के आधार पर 1962 में आपातकाल लगा था। मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर आपने कमेंट में दे दिया होगा। मैं इसका सही उत्तर बताता हूं। सही उत्तर है इसका चीन, यानी 1962 में चीन के साथ हमारा युद्ध चल रहा था, जिसके बाद भारत में इमरजेंसी को लागू किया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका की स्थिति क्या होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है चीजें। ठीक है, आपातकाल के दौरान न्यायपालिका की स्थिति क्या होती है, इस बात का जिक्र किया गया है इस सवाल में। 2022 में पूछा गया सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके ऑप्शन को देखते हैं कि यह पूरी तरह निलंबित हो जाता है। ठीक है, न्यायपालिका क्या हो जाती है, पूरी तरह निलंबित हो जाती है, केवल सलाहकारी रह जाती है या केवल सलाह दे सकती है। ठीक है, निर्णय नहीं दे सकती। सी है सीमित पर सक्रिय रहती है, यानी सीमित, इसके अधिकार सीमित हो जाते हैं, लेकिन क्या है ये एक्टिव रहती है। ठीक है, ऑप्शन डी है कि केंद्र के अधीन आ जाती है। अब आप मुझे बताइए कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका की स्थिति क्या हो जाती है। ठीक है, पहली बात तो यह है कि पूरी तरह निलंबित न्यायपालिका नहीं होती है, केवल सलाहकारी हो ये भी नहीं होता है, केंद्र के अधीन भी न्यायपालिका नहीं आती है। तो सही उत्तर क्या होगा, ये भी उत्तर हम इससे पहले सवाल में देख चुके हैं। सवाल की भाषा बदली हुई थी, मतलब सिर्फ एक ही था। ठीक है, इसीलिए यूपीएससी में सवाल बदल बदल कर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन एक ही रहता है लेकिन भाषा उसकी बदल दी जाती है। इसीलिए मैं उम्मीद करूंगा मेरी टीम इस चीज पर फोकस करेगी कि भाषाई आधार पर जो सवालों का फेरबदल होता है उसको भी सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास किया जाए और कोई भी सवाल ऐसा आपको ना लगे कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है या कहाँ से पूछ लिया गया है। इसीलिए आप सवाल की भाषा पर ध्यान देंगे। ठीक है, उसकी लैंग्वेज, उसकी जो भाषा दी गई है उसमें क्या पूछा गया एग्जैक्टली, उस पर आप फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर क्या था, सही उत्तर है ऑप्शन सी कि न्यायपालिका सीमित हो जाती है लेकिन वो एक्टिव रहती है, काम करती रहती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, 2017 में पूछा गया सवाल है। कहा गया है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, किसको कहा जाता है आप जानते होंगे, 24वें संविधान संशोधन को, 42वें संविधान संशोधन को, 44वें संविधान संशोधन को, या फिर 52वें संविधान संशोधन को। इसका उत्तर आपने बता दिया होगा, कमेंट में आपको पता होगा। इसका ऑप्शन बी सही है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बदलाव संविधान में किए गए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आपातकाल का सबसे बड़ा संवैधानिक सबक क्या है, यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसका सबसे बड़ा संवैधानिक सबक क्या मिलता है, हमें क्या सीखना चाहिए। 2021 में यह सवाल पूछा गया था। आप इस सवाल को देख रहे होंगे कि अब ये फैक्चुअल सवाल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पर सवाल है कि अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझा होगा तभी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है,
पहला ऑप्शन है मजबूत केंद्र, बी है लचीला संविधान, सी है लोकतांत्रिक सतर्कता और डी है शक्तिशाली राष्ट्रपति। अब देख रहे होंगे कि एक शब्द का सवाल है, एक शब्द के ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत ही बड़ा है। जैसा अपने आप में यूपीएससी बहुत बड़ा है, इसीलिए इन सवाल भी अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, ये फैक्चुअल बेस्ड सवाल नहीं है। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट इसके समझे होंगे, इसको पढ़ा होगा बेहतर तरीके से, तो आप इसके सबक को भी समझ पाएंगे कि हमें राष्ट्रीय आपातकाल से क्या सबक सीखने को मिलता है। ठीक है, इसका सही उत्तर है लोकतांत्रिक सतर्कता। ठीक है, मजबूत केंद्र हो जाता है, बात सही है। लचीला संविधान, कहाँ से लचीला संविधान? भाई एक्टिव रहता है। लचीला संविधान क्या करता है बताइए मुझे, है ना? ये तो जानते हैं आप कि हमारा ना तो संविधान ज्यादा लचीला है ना ज्यादा कठोर है ना? हमने मीडियम रखा है अपने संविधान को कि उसमें संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो ना तो बहुत जटिल है और ना ही बहुत आसान है। ठीक है, शक्तिशाली राष्ट्रपति हो जाते हैं। बताइए, इसका ऑप्शन सही है, उत्तर सी इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि न्याय लोकतांत्रिक सतर्कता। ठीक है, डेमोक्रेटिक विजिलेंस, ये क्या है? लोकतांत्रिक सतर्कता। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कहता है कि आपातकाल में भी कौन सा सिद्धांत बना रहता है? कि जब आपातकाल लागू रहता है तो उसमें भी ये कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो बना रहता है? 2018 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन है संघवाद, न्यायिक समीक्षा, ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण या फिर सभी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू जो है वो बना रहता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है दोस्तों। आपको बस ध्यान रखना है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। मैं उम्मीद करूंगा कि उससे पहले पॉलिटी के सभी पूरी पॉलिटी क्वेश्चन बेस पर मैं आपको कंप्लीट करा दूं, आपको ऐसा ना लगे कि पॉलिटी में कुछ छूट गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? ठीक है, आज की वीडियो का ये आखिरी सवाल है। हम देखते हैं कि क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। 2023 में आए हुए यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है। ठीक है, ऑप्शन ए है, यानी कथन ए है कि संविधान आपातकाल में निलंबित हो जाता है। ठीक है, ये भी हम बात कर चुके हैं, दोनों वीडियो में हम इसी की बात कर रहे थे। आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी, जब तक मैं इनके ऑप्शंस को पढ़ रहा हूँ। आपातकाल केवल केंद्र सरकार का विषय है। ठीक है, ऑप्शन सी है कि आपातकाल संविधान के भीतर काम करता है। ऑप्शन डी है आपातकाल लोकतंत्र को समाप्त कर देता है। अब मुझे बताइए कि इसका क्या सही है? क्या संविधान निलंबित हो जाता है? कैसे हो जाएगा? संविधान निलंबित होगा? संविधान खत्म अगर हो जाएगा तो फिर काहे की इमरजेंसी की क्यों, क्या जरूरत है फिर? जब संविधान, फिर तो कुछ भी किया जा सकता है। आपातकाल केवल केंद्र सरकार का विषय है। बताइए, क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी आता है आपातकाल संविधान के भीतर काम करता है। ये बिल्कुल सही हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी हमने तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन नहीं पढ़ा है। इसको देखिए, आपातकाल लोकतंत्र को समाप्त करता है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सोचना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। आपको क्या कर देना है? एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना है इसको। ठीक है, आपातकाल संविधान को खत्म कर देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं रखना है, इसको भी खत्म कर देना। बचा कौन सा? एक ऑप्शन बचा, आपातकाल संविधान के भीतर काम करता है। बिल्कुल सही बात है। क्या गलत है इसमें बताइए? भाई आपातकाल लगाया जाएगा तो संविधान के दायरे में लगाया जाएगा, बाहर तो नहीं है ना, संविधान से बाहर तो नहीं जा सकते। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी तरह के मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए।